बरसात के मौसम में मेरे पुराने घर की छत से पानी टपक रहा था। बाहर गली में कीचड़ था और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। मैं बरामदे में बैठा था, हाथ में गरम मसाला चाय का प्याला लिए, लेकिन दिल के अंदर एक ठंडी सी सिहरन थी। यह मेरा अपना घर था, जिसे मैंने अपनी जवानी के पसीने से बनाया था, और आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यह जगह अब मेरी नहीं रही। उस दिन मेरे बेटे ने बिना मेरी तरफ देखे कहा था, पिताजी, आपने काफी आराम कर लिया, अब यह घर हमारे तरीके से चलेगा। उसकी आंखों में अब वह अपनापन नहीं था, सिर्फ एक ठंडी औपचारिकता थी। और फिर उसने वह वाक्य कहा जिसने मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। हमने सोचा है कि अम्मा को छोड़कर आप कहीं और चले जाएं, क्योंकि ससुराल वाले आ रहे हैं और जगह की जरूरत है। मैं चुप रहा, सिर्फ सिर झुका लिया। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, जैसे पुराने मंदिर में हवा से डोलती घंटियों की आवाज, जो सुनने में धीमी होती है लेकिन दिल के अंदर गहरी चोट करती है। जब मैं जवान था, गांव में लोग कहते थे कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। मैं भी यही मानता था। मैंने अपना सब कुछ अपने बेटे पर न्यौछावर कर दिया। पढ़ाई, शादी, कारोबार शुरू करने के लिए पैसा, यहां तक कि अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा गिरवी रखकर उसे कारोबार में खड़ा किया। उस समय मुझे लगता था कि यह निवेश नहीं, बल्कि मेरे खून का कर्ज है, जो वह कभी चुका नहीं पाएगा। लेकिन आज उसी बेटे ने मुझे अपने ही घर में मेहमान बना दिया, और जल्द ही यह भी खत्म हो जाने वाला था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय की आखिरी घूंट पी और नजरें उस टूटी छत की तरफ उठा दी, जैसे वहां जवाब ढूंढ रहा हूं। मैं एक छोटे कस्बे से हूं, जहां बरसात की मिट्टी की खुशबू बचपन की यादें ताजा कर देती है। जब मैं जवान था, मेरे पिता खेतों में हल चलाते थे और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। हमारे घर में तंगी थी, लेकिन इज्जत भी थी। मैंने कॉलेज तक पढ़ाई की, फिर शहर जाकर नौकरी की। धीरे धीरे बचत करके यह घर बनाया, लाल ईंटों से, मजबूत नींव के साथ, ताकि पीढ़ियां इसे देख सकें और कहें, यह हमारे दादाजी का घर है। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी ने इसे एक घर बनाया, सिर्फ मकान नहीं। उसकी सजाई तुलसी की चौकी, खिड़की के पास रखा पीतल का दिया, और हर सुबह रसोई से आती अदरक इलायची वाली चाय की खुशबू, यही हमारी पहचान थी। लेकिन वक्त बदला। मेरा बेटा पढ़ाई में तेज था और मैंने उसका शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला करवाया। वहां उसने पढ़ाई की, नौकरी पाई और फिर शादी हो गई। शादी के बाद उसकी पत्नी भी इस घर में आई, लेकिन मैंने पहली ही मुलाकात में उसकी आंखों में वह ठंडी दूरी देखी थी। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसके लहजे में हमेशा एक अजनबीपन रहता। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैंने सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे घर के फैसलों में मेरा और मेरी पत्नी का स्थान कम होता गया। पहले रसोई की चीजें, फिर घर की मरम्मत, और अब हमारे अपने कमरे तक पर सवाल उठने लगे थे। जिस दिन यह सब खुलकर कहा गया, वह एक साधारण दोपहर थी। आसमान में बादल थे और हवा में नमी थी। मेरा बेटा काम से लौटा, उसके साथ उसकी पत्नी थी। वे दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए और मुझे बुलाया गया। मैंने जब उनके चेहरे देखे तो समझ गया कि यह कोई सामान्य बातचीत नहीं होने वाली। उसकी पत्नी की आंखों में एक ठंडी दृढ़ता थी और मेरे बेटे की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। उसने सीधे कहा, पिताजी, ससुराल वाले यहाँ कुछ महीनों के लिए रहने आ रहे हैं। उनके लिए जगह चाहिए, तो हमने सोचा आप किसी रिश्तेदार के यहाँ रह लें। मेरे कानों में सिर्फ आप कहीं और चले जाएं गूंज रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने भी नहीं। मैंने बस सिर झुका लिया। उस रात मैंने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन नींद आई नहीं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर पानी की बूंदें टिक टिक की आवाज कर रही थीं। मैं सोच रहा था, यह वही बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी जवानी के सारे सपने कुर्बान कर दिए थे। यह वही घर है जिसे मैंने अपने बूढ़े दिनों का सहारा समझा था। मैंने अपने अंदर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी ठंडक, जैसे कोई चीज हमेशा के लिए बदल चुकी हो। उस समय मैंने सिर्फ एक बात सोची, अगर यह घर अब मेरा नहीं, तो मेरा भी इसके लिए कोई कर्ज बाकी नहीं है। मैंने फैसला किया, लेकिन किसी को नहीं बताया। बरसात की वह रात मेरे अंदर कुछ तय कर गई थी।
खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें धीरे धीरे बहती रहीं, जैसे पुरानी यादें दीवारों से फिसलकर जमीन में समा रही हों। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और मेरे कमरे की अलमारी में एक लोहे के संदूक के अंदर रखी पुरानी फाइलें मेरा ध्यान खींचती रहीं। नीली जिल्द जिसके किनारे घिस गए थे, उन कागजों में मेरी जिंदगी की मेहनत दर्ज थी। जमीन के कागज, घर का नक्शा, बैंक की पासबुक और वह छोटी सी डायरी जिसमें मेरी पत्नी हर महीने का हिसाब रखती थी। चावल, दाल, तेल, बिजली और त्योहारों की तैयारी के लिए अलग से रखी हुई रकम। मैंने संदूक खोला नहीं, बस उसकी ओर देखकर पलकों को नीचे कर लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। सुबह की आरती की आवाज मोहल्ले के मंदिर से चली आई। धूप की पतली लकीरें बादलों के बीच से झांकतीं और आंगन में रखी तुलसी पर बारिश के मोती चमकते। मेरी पत्नी, जो पहले रोज सूर्योदय से पहले तुलसी में जल चढ़ाती थी, अब धीमे कदमों से चलती है। उम्र ने उसकी कमर में एक चुप दर्द भर दिया है, पर उसके हाथों की हरकतों में वही नियमितता है। पीतल की थाली, घी का दिया और घंटी की एक टुन टुन जो घर की सांसों को लय देती है। आज सुबह उसने मुझे देखा। मेरी आंखों में रात भर की जाग का धुआं था। वह समझ गई पर बोली नहीं। उसने सिर्फ पूछा नहीं, उसने बस मेरी चाय में अदरक थोड़ा ज्यादा कूटा, जैसे थकान के अंदर तक ऊष्मा पहुंचा दे। मैंने बरामदे से गली को देखा। कीचड़ में बच्चों के स्कूल के जूते छप छप करते, दूध वाला अपनी साइकिल के कैरियर पर लटकती थैलियों के साथ, और दूर चाय की दुकान पर उबलती केतली। वही दुकान जहां मैं कभी कभी बैठकर सुबह की अखबार के साथ 2 बिस्कुट तोड़ता था। जब मेरा बेटा छोटा था, उसे वहीं से स्कूल छोड़ा करता था। बरसात के दिनों में उसकी यूनिफॉर्म की पैंट घुटनों तक गंदी हो जाती और घर लौटकर उसकी माँ हल्के साबुन से रगड़कर धो देती। तब हमारे घर में आवाजें थीं, हंसी, डांट, पाठ याद करने की बुदबुदाहट और रसोई की सौंधी खुशबू। वक्त ने अपनी चाल चली। मेरा बेटा शहर बड़ा होते होते बदलता गया। उसकी पढ़ाई, नौकरी और फिर शादी, सब कुछ मैंने अपने हाथों से थाम कर आगे बढ़ाया। मैं उसके लिए ठोस जमीन बनाना चाहता था, ताकि उसे चलने में उबड़ खाबड़ का डर न रहे। मेरे लिए पिता का मतलब यही था, खुद गड्ढे में उतरकर मिट्टी समतल करना, ताकि बेटे के पैर न डगमगाएं। मैंने खेत की पैतृक जमीन का हिस्सा बेचा, बैंक से थोड़ी रकम निकाली और इस घर की छत बनवाई जिसमें लोहे की मोटी सरिये डलवाईं। क्यों आंधियों के समय भी यह घर थरथराए नहीं। शादी के बाद नई आवाज हमारे घर में आई, हल्की, फिर भी अपनी दूरी समेटे। बहू की रफ्तार अलग थी, शहर की, तेज, टनों फैसलों के साथ। उसके कदमों की आहट रसोई की दहलीज से गुजरती तो मसालों की महक में एक अपरिचित ठंडक मिल जाती। उसने घर में कुछ चीजें बदलीं। डाइनिंग टेबल पर रखे प्लास्टिक के मेजपोश की जगह शीशे का कवर, दीवार की तस्वीरों की पोजीशन और त्योहारों के बनाए जाने का ढंग। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। धीरे धीरे, जाने कब, छोटे फैसले बड़े बनते गए। तिजोरी की चाबी जो पहले मेरी पत्नी के ब्लाउज की जेब में रहती, अब रसोई के ऊपर वाले बक्से की शेल्फ पर टंगी हुई टोकरी में स्थानांतरित हो गई। एक छोटी सी चीज, पर उसमें संदर्भ छुपा था। गैस सिलेंडर बुक कराने वाला रजिस्टर बहू के मोबाइल ऐप में बदल गया। बिजली पानी के बिल पहले मेरे हाथ से पोस्ट ऑफिस में जमा होते थे, अब वह ऑनलाइन होने लगे। मैंने कोई विरोध नहीं किया। उम्र ने मुझे सिखाया था कि समय की धारा के साथ बहना ही घर की शांति का रखवालापन है। पर शांति का स्वाद फीका पड़ता गया, जैसे दूध में चाय पत्ती कम पड़ गई हो। त्योहार आते रहे। होली में रंग हल्के हो गए, दिवाली के दिए बैटरी वाली मोमबत्तियों में बदल गए और रक्षाबंधन की थाली में कपूर की जगह एयर फ्रेशनर की महक घुल गई। एक बार मेरी बहन राखी लेकर आई और बहू ने विनम्र मुस्कान के साथ उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। चांदी की प्लेट, नारियल, मिठाई, सब कुछ ठीक, पर वह यांत्रिक ठीक था। मेरी बहन चली गई तो हमारी पुरानी अलमारी की ऊपरी शेल्फ पर रखे राखियों के बक्से के साथ उसकी छोड़ी हुई एक चिट्ठी भी रह गई। सिर्फ 2 पंक्तियां, भैया तुम जैसे हो वैसे ही रहना, दुनिया चाहे जिस चाल से चले। मैंने चिट्ठी पढ़ी, मोड़ी नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। मेरे बेटे के साथ शुरू में रिश्ते के धागे ठीक थे। वह सुबह जल्दी निकलता, देर रात लौटता, थकान चेहरे पर छाई रहती। मैं उसके लिए समझ रखता था। शहर की दौड़ घुटनों में दर्द छोड़ जाती है। कभी कभी मैंने उसके सिर पर तेल लगाया, वह चुपचाप मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहा।
मैंने उसकी हथेली पर खुरदुरी रेखाएं देखीं। मेरी तरह नहीं थीं, पर शहर की धूप ने उन पर भी पुरानेपन की भूरी परत चढ़ा दी थी। मुझे उससे शिकायत कम, चिंता ज्यादा थी कि उसका दिन बिना कोई बात किए पूरा हो जाता है, कि उसके घर लौटने पर घर की दीवारें स्वागत से पहले चुप्पी करती हैं। परिवार में दूरी एक दिन में नहीं आती, वह सीलन की तरह फैलती है। हवा में नमी हो, दीवारें पुरानी हो और कोई खिड़की आधी बंद रह जाए। बहू अपने मायके की बातें करती, उनके घर की आधुनिकता, उनके बड़े फ्लैट, उनकी सोसाइटी की मीटिंग्स, उनके नियम, वहां सब कुछ व्यवस्थित है। इस वाक्य का असर हमारे घर की चीजों पर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। ड्राइंग रूम की अलमारी में रखी मेरी पत्नी की पुरानी पीतल की थाली नीचे वाले बक्से में चली गई और उसके स्थान पर चमकदार शोपीस आ गए। कांच के पंछी जो रोशनी में चमकते पर आवाज नहीं करते। एक शाम जब सावन की हवा में रिमझिम थी, मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्नों पर मेरी लिखावट थी, साल दर साल का हिसाब, किस माह कितनी बचत, कौन सा काम किस तारीख को पूरा हुआ। उस डायरी में एक पन्ना ऐसा था जिसमें घर के दस्तावेजों की सूची थी, प्लॉट नंबर, रजिस्ट्री की तारीख, नगर पालिका का टैक्स रसीद नंबर और उस दिन का नोट जब मैंने अपने बेटे को मालिकाना हक के बारे में बताया था, न कि सौंपा था। यह बात मैंने बहुत सोचकर तय की थी। उस समय मुझे लगा था कि मालिकाना हक का सारा बोझ मैं अपने कंधों पर ही रखूंगा, ताकि किसी भी जल्दबाजी में घर पर अनचाहा फेरा न पड़े। मैंने डायरी का वह पन्ना छुआ, जैसे उम्र के साथ कठोर हो चुकी उंगलियों के बीच कोई मुलायम स्मृति खनक उठी हो। रिश्तों के बीच एक और परत तब आई जब बहू के मायके से कोई आता। उनके आने से घर में एक अनकहा नियम लग जाता। कुर्सियों पर किसे बैठना है, रसोई का कौन सा हिस्सा किसके लिए, चाय कैसे परोसी जाए और कौन किस कमरे में ठहरे। मैं अपनी कुर्सी छोड़कर बरामदे के मूढ़े पर बैठ जाता और अपनी चाय थोड़ी देर से मांगता, ताकि रसोई के बर्तनों की खनक अपने आप धीमी पड़ जाए। उनके जाने के बाद घर में खालीपन रह जाता और बहू की आंखों में एक मांग उभरती, व्यवस्था वही रहे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। मेरी पत्नी के स्वास्थ्य ने भी अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। शुगर की दवाई, घुटनों का दर्द और शाम को हल्दी वाला गुनगुना दूध। पहले वह सीढ़ियां तेजी से चढ़ उतर लेती, अब रेलिंग पकड़कर चलती। मैं उसके कदमों के साथ कदम मिलाता और जब वह थक कर रुकती तो रसोई के चूल्हे के पास रखे लकड़ी के छोटे स्टूल पर उसे बैठा देता। हमारे बीच बातें कम, समझ ज्यादा थी। वह जानती थी कि घर में हवा का रुख बदल गया है, मैं भी जानता था। एक दिन की छोटी घटना मेरे मन में बड़ी हो गई। बहू ने ड्राइंग रूम में नई पर्दे लगवाए, हल्के भूरे, चमकदार, मेरे पुराने पर्दे, जिन्हें मेरी पत्नी ने शादी के बाद अपने हाथ से चुना था, एक बक्से में भरकर स्टोर रूम में रख दिए गए। मैंने बस स्टोर रूम के खुले दरवाजे से बक्से की झलक देखी। कपड़े दबे हुए, मोड़े हुए, जैसे किसी याद का मुंह कपड़े से ढक दिया गया हो। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, परिवर्तन घर को नया बनाता है, पर इतिहास को अनाथ भी कर देता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। धीरे धीरे पैसे का प्रवाह भी बदल गया। घर के खर्च में मेरा योगदान कम होने लगा, क्योंकि बेटे की कमाई अधिक थी और वह अधिकांश बिल भर देता था। बहू कहती कि अब सब डिजिटल है और मेरे हाथ के लिखे हिसाब के पन्नों पर हल्की धूल पड़ने लगी। मैंने शिकायत नहीं की, पर भीतर यह बोध बढ़ा कि मेरी भूमिका, जो कभी घर की रीढ़ थी, अब एक शांत छाया में बदल रही है। छायाएं उपयोगी होती हैं, धूप में सुकून देती हैं, पर घर के नक्शे में उनकी माप नहीं लिखी जाती। मैं सुबह सुबह मंदिर जाने लगा। वहां पंडित जी का चेहरा परिचित था, उनके माथे की सफेद रेखा साफ और घंटी की आवाज में सादगी। मैंने दान पेटी में कभी कभी कुछ रुपए डाले, इतने ही कि दिल को लगे अभी देने की हैसियत बाकी है। मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मैं भजन की धुनों में अपने भीतर की खामोशी साफ करता। घर लौटते समय रास्ते में नीम की छांव मिलती, वह छांव जो मेरे बचपन की थी, जहां दोपहरी की कड़ी धूप भी नम्र हो जाती। उसी दौरान बहू के मायके से एक संदेश आया, वे कुछ महीनों के लिए यहीं रहेंगे। कारणों की सूची लंबी थी, मेट्रो के पास अस्पताल, नए घर का इंटीरियर और बीच बीच में आराम। घर में हलचल बढ़ी, चादरें धुलीं, गद्दे निकले, कमरों की अदला बदली हुई। मेरे कमरे के बाहर रखी लकड़ी की पुरानी अलमारी को खिसकाकर
स्टोर रूम की ओर कर दिया गया। मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा, मजदूर की पीठ पर रखे अलमारी के बोझ को देखता रहा। लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे अपनी जगह छोड़ते समय विरोध में धीमी आवाज निकाल रही हो, पर उस आवाज की ओर किसी का ध्यान नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। घर के नक्शे में एक और बदलाव हुआ। डाइनिंग टेबल पर जगह की गणना, कुर्सियां बढ़ीं, बर्तन चमके और मेन्यू की सूची दराज में रखी कॉपी पर लिखी गई। मैं अब अपनी थाली लेकर बरामदे में बैठता, जहां हवा में गीले मिट्टी का गंध और दूर की घंटियों का स्वर रहता। मेरी पत्नी मेरी थाली में वैसे ही सब्जी की छोटी कटोरी रखती, लौकी, तोरी, कभी कभी चना, और पूछे बिना मेरी पसंद के हिसाब से रोटियां देती। हम दोनों की चुप्पियां यहां आराम से बैठ जातीं, घर के भीतर की आवाजों से दूर। मैंने उस पुराने संदूक की चाबी धीरे धीरे अपनी जेब से निकालकर फिर से देखी। लोहे की चाबी, जिसके दांत घिसे हुए थे, पर काट अभी भी पैनी थी। मैंने उसे हथेली पर रखकर उसकी ठंडक महसूस की, वह ठंडक जो वस्तुओं की नहीं, समय की होती है। संदूक के अंदर जो कागज हैं, वे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, वे कमान भी हैं। मैं जानता था, और शायद किसी ने सोचा नहीं था कि मैं जानता हूं। पास के डाक विभाग की दीवार पर लगा कैलेंडर बरसात के महीनों पर अटका हुआ था। मैंने वहां जाकर अपनी छोटी जमा योजना की रसीदें अद्यतन कराईं। छोटा छोटा, नियमित, जैसे बूंद बूंद टपकती रहे और नीचे रखा मिट्टी का घड़ा भर जाए। काउंटर पर बैठा कर्मचारी मुझे सालों से जानता है। मेरे दस्तखतों की लय, मेरी लिखावट का झुकाव और मेरी धीमी आवाज का वजन। उसने रसीद पर मुहर लगाई, खटाक, और मैं उस आवाज को अपने भीतर तक उतरते महसूस करता रहा। उस दिन लौटते हुए मैंने एक और छोटा काम किया। नगरपालिका के दफ्तर में संपत्ति करके रिकॉर्ड की एक प्रमाणित प्रति निकलवाई, क्योंकि कागज समय के साथ बोलते हैं, पर कभी कभी उन्हें तेज बोलने के लिए ताजा मुहर चाहिए होती है। मैंने फाइल में वह प्रति रखी और संदूक की जिल्द पर हाथ फेर दिया। घर लौटकर संदूक को फिर बंद कर दिया। कुंडी की खट से मेरे भीतर की धड़कनें तालमेल में आ गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। शाम को बारिश थमी तो गली में बच्चे खेलने लगे। कागज की नावें, छोटी छोटी, उनकी हंसी दीवारों से टकराकर घर में आई। मैंने बरामदे की सीढ़ियों से उन्हें देखा। नावें पानी के संकरे रास्तों में डगमगाती, फिर किसी मोड़ पर संभल जाती। मैंने सोचा, जिंदगी भी ऐसी ही है, किसी मोड़ पर डगमगाने के लिए बनी और किसी मोड़ पर अपनी दिशा खुद चुन लेने के लिए। मेरे भीतर एक शांत निर्णय की जड़ें और गहरी हो गईं। रात को जब सब अपनी अपनी तैयारी में थे, कमरों की सफाई, मेहमानों की पसंद नापसंद की सूचियां और फोन पर चलते निर्देश, मैं छत पर चला गया। वहां हवा साफ थी और कहीं दूर बिजली कौंधी, बिना आवाज के। शहर की रोशनी में घर की दीवारें फीकी लगतीं, पर उनकी नींव वही थी जो मैंने अपने हाथों से डाली थी, जिसका नाप मैंने खुद लिया था, जिसके लोहे के खंभों का वजन मैंने अपनी पीठ पर महसूस किया था। मैंने तारों को देखा और एक पुरानी बात याद आई। मेरे पिता कहा करते थे कि घर की दीवारें ईंट से बनती हैं, पर घर की हिफाजत दृष्टि से होती है। मैंने अपनी दृष्टि उस घर पर टिका दी, ठंडी, स्थिर और लंबी। नीचे आकर मैंने अपनी पत्नी को देखा। वह रसोई की आखिरी बत्ती बुझा रही थी। उसके माथे पर हल्की सिलवटें थीं, पर उसकी आंखों में थकान से ज्यादा सुकून था, जैसे वह जानती हो कि मैं जाग रहा हूं और मेरी जाग में कोई तूफान नहीं। एक नदी बह रही है। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने बस सिर झुका लिया। अगली सुबह जब मंदिर की घंटी बजी, मैंने चप्पल पहनी और बाहर निकल पड़ा। सड़क पर बरसात की चिकनाई थी, पर नीम की पत्तियों से गिरती बूंदें साफ थीं। मंदिर के बाहर दान पेटी के पास खड़े होकर मैंने जेब से सिक्के निकाले, थोड़े। फिर जेब के भीतर वाली परत से वह पुरानी फोटो उभर आई, मेरे बेटे की, जब वह 5 साल का था, 12 मासी फूलों के बीच खड़ा, मुरमुरा खाते हुए, आंखें चमकती हुईं। मैंने फोटो को देखा और सरका दिया। दिल के भीतर किसी कमरे के पीछे, जहां यादें रखी जाती हैं पर रोज खोली नहीं जाती। मैंने उस सुबह एक और काम किया। अपनी डायरी के पीछे वाले पन्नों में नई प्रविष्टि, तारीख साफ लिखी और उसके नीचे सिर्फ 5 शब्द, वक्त का हिसाब मैं रखूंगा। ये शब्द किसी को सुनाने के लिए नहीं, खुद से कहने के लिए थे। मैं जानता था कि जो भी करना होगा,
चुपचाप करना होगा। आवाज जितनी कम, असर उतना अधिक। मैंने पन्ना बंद किया और धीरे से डायरी संदूक में रख दी। संदूक की चाबी दोबारा हथेली में घुमा ली। ये सिर्फ लोहे की नहीं, याद की भी चाबी है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। मेरे घर के भीतर अब कदमों की आहटें बढ़ रही थीं। नए मेहमानों की तैयारी, नए नियम और मेरी पुरानी कुर्सी का किसी और कमरे में सरक जाना। मुझे एहसास था ये सिर्फ कमरे की अदला बदली नहीं, ये भूमिकाओं का मानचित्र बदलना है। पर मानचित्र बदलने से जमीन की बनावट नहीं बदलती। नींव जहां है वहीं मेरे पास है, सीलन भी, सख्ती भी और समर्पण का वजन भी। मैंने अपने भीतर एक अत्यंत कोमल फिर भी दृढ़ जगह में बात रख दी। जब समय होगा, कदम वैसे ही पड़ेगा जैसे बरसात के बाद धूप की पहली किरण आंगन के कोने में सधी हुई उतरती है, बिना शोर पर सबको दिखती हुई। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। बरसात का मौसम अभी भी थमा नहीं था, पर घर के भीतर की हवा और भी भारी हो गई थी। नए मेहमानों के आने की तैयारी पूरे जोरों पर थी। दीवारों की धुलाई, पर्दों की अदला बदली, रसोई में नए बर्तनों की खनक। इन सब के बीच मैं और मेरी पत्नी ऐसे थे जैसे किसी पुराने चित्र में धुंधले पड़ चुके पात्र, अब भी मौजूद, पर ध्यान का केंद्र नहीं। एक सुबह मैंने देखा मेरे कमरे का अलमारी वाला कोना खाली कर दिया गया था। बहू ने 2 मजदूर बुलाकर अलमारी में रखे कपड़े और कागज स्टोर रूम में रखवा दिए। उसने ये बदलाव ऐसे किया जैसे किसी अनावश्यक सामान को किनारे कर रही हो। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, उसकी हर हरकत देखता रहा। उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। स्टोर रूम में रखा वह संदूक जिसमें मेरे घर और जमीन के कागज थे, अब अन्य पुराने बक्सों के बीच छिप गया था। उस दिन जब मजदूर सामान रखकर चले गए, मैंने चुपचाप वहां जाकर संदूक पर हाथ फेरा। धूल की हल्की परत जमा हो चुकी थी। उंगलियों के नीचे लकड़ी की ठंडक और भीतर का बोझ मुझे याद दिलाता रहा, यह घर किसकी मेहनत से खड़ा हुआ है। दिन बीतते गए और घर में अजनबियत और पक्की होती गई। बहू के मायके वाले आते जाते और घर के फैसले उन्हीं की सुविधा के अनुसार लिए जाते। खाना किस समय बनेगा, कौन सी सब्जी बनेगी, यहां तक कि बैठक में किस चैनल का टीवी चलेगा, सब तय था। पर हमसे कोई राय नहीं ली जाती। अगर हम बैठते तो धीरे से कहा जाता, पिताजी आप बरामदे में बैठिए, यहां थोड़ी भीड़ हो जाएगी। बरामदा मेरा अपना था, जहां से गली दिखती थी, नीम का पेड़ और मंदिर की सीढ़ियां नजर आती थीं। पर अब यह भी एक तरह से निर्वासन का स्थान बन गया था। मैं वहीं बैठकर चाय पीता, कभी अखबार के पन्ने पलटता, पर मन घर के भीतर की आवाजें सुनता रहता। एक दिन शाम को हल्की बारिश में बिजली गई हुई थी। मैं लालटेन जलाकर बरामदे में बैठा था जब अंदर से हंसी ठिठोली की आवाजें आईं। बहू के मायके के लोग खाने की मेज पर थे और मेरा बेटा उनके साथ मजाक कर रहा था। तभी मैंने सुना, किसी ने पूछा, अंकल कहाँ हैं? और मेरी बहू ने हंसकर कहा, ओह वे तो पुराने जमाने के हैं, उन्हें अपना कोना पसंद है। कमरे में सब हंसे। उस हंसी में कोई जहर नहीं था, पर वह चुभ गई, क्योंकि उसमें एक अदृश्य दीवार थी जिसने मुझे इस घर में मेहमान बना दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सिर झुका लिया। उस रात मेरी पत्नी ने धीरे से कहा, लगता है हमें कहीं और जाना पड़ेगा। उसकी आवाज में डर कम, थकान ज्यादा थी। मैंने उसे देखा, सालों के साथ उसने जो धैर्य सीखा था वह अब किनारों से टूट रहा था। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं। समय का एक अजीब खेल होता है। जब आप चुप रहते हैं, लोग मान लेते हैं कि आपके पास कोई उपाय नहीं, पर चुप्पी हमेशा लाचारी नहीं होती, कभी कभी वह तैयारी होती है। अगले हफ्ते एक और घटना हुई। बहू ने मेरे पूजा वाले कमरे को खाली करवा दिया ताकि वहां मेहमानों का सामान रखा जा सके। वह छोटा सा कमरा जहां सुबह सुबह धूप की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती थीं, अब सूटकेस और बक्सों से भर गया। मैं वहां गया और देखा कि पीतल का दिया और घंटी एक कपड़े में लपेटकर ऊपर रख दी गई थी। मेरे भीतर कुछ टूटकर बिखर गया, पर मैंने उसे किसी को दिखने नहीं दिया। मैंने बस दिया और घंटी उठाई और बरामदे के कोने में एक छोटा सा मंदिर बना दिया, नीम के पेड़ की छाया में। वहां बैठकर मैंने मंत्र पढ़े और पहली बार मुझे लगा कि यह घर अब सिर्फ दीवारों और छत का नाम है, आत्मा कहीं और चली गई है। मेरे बेटे का बर्ताव भी बदलने लगा। वह मुझसे बातें कम करता
और ज्यादातर औपचारिक लहजे में बोलता, पिताजी, आपको कुछ चाहिए या आपने दवा ली? उसकी आंखों में अब वह गर्माहट नहीं थी जो कभी थी, और मुझे लगता शायद उसने भी अपने मन में एक दूरी बना ली है, जैसे मैं उसका अतीत हूं और वह सिर्फ भविष्य देख रहा है। एक दोपहर जब घर में सभी सो रहे थे, मैंने चुपचाप संदूक खोला। उसके अंदर कागज अब भी वैसे ही थे, पर मैंने उन्हें एक एक करके देखा। हर दस्तावेज को हाथ में लिया और महसूस किया कि यह सिर्फ कागज नहीं, मेरे जीवन का सबूत है। उस दिन मैंने तय किया, जब सही समय आएगा मैं इस घर का फैसला अपने तरीके से करूंगा, और वह फैसला ऐसा होगा जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। बरसात धीरे धीरे थमने लगी थी, पर घर के भीतर की नमी गहरी होती जा रही थी। मेहमान अब पूरी तरह बस चुके थे। हर कोना उनकी आवाजों से भरा था। किसी का मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात करना, किसी का देर रात तक टीवी देखना, रसोई में बर्तनों का लगातार खनकना। मेरे और मेरी पत्नी के लिए घर अब वह जगह नहीं रहा जहां शांति थी। यह अब एक सराय जैसा महसूस होने लगा था, जहां हम बस एक पुराने अप्रासंगिक फर्नीचर की तरह खड़े थे। लेकिन उस शोर के बीच मेरी चुप्पी और स्थिर हो गई थी। बाहर से मैं वैसे ही था, सुबह मंदिर जाना, चाय पीना, बरामदे में बैठना, अखबार पलटना, पर भीतर मैं अब रोज एक एक टुकड़ा जोड़ रहा था अपने मौन प्रतिशोध की तस्वीर में। मैंने संदूक फिर खोला। अंदर के कागज मैंने पहले ही देख लिए थे, लेकिन अब मैं उन्हें अलग तरह से पढ़ रहा था। रजिस्ट्री के पन्नों पर लिखी तारीखें, मालिकाना हक के कॉलम में मेरा नाम और उस नोटरी की मुहर, ये सब मेरे लिए सिर्फ कानूनी सुरक्षा नहीं थे, बल्कि चुपचाप पकती हुई ताकत थे। मैंने कागजों को नई पारदर्शी फाइलों में डाला और एक एक पर हल्के से पेंसिल से नंबर लिख दिया। उसके बाद मैंने बैंक गया। वहां मेरी छोटी बचत खाता अब भी चल रहा था, जितना दूसरों को पता है उससे कहीं ज्यादा व्यवस्थित। मैंने वहां से अपनी सावधि जमा की जानकारी ली और एक नई सावधि खोली, जिसमें मैंने वो रकम डाली जो कभी मैंने बेटे के कारोबार में लगाई थी और जो उसने लौटाई नहीं थी। मेरे लिए यह पैसा अब परिवार के लिए नहीं, मेरे अपने लिए था। शहर में एक पुराना वकील है, मिश्रा जी, जो मुझे मेरे नौकरी के दिनों से जानते हैं। उनका दफ्तर पुराने बाजार की गली में है, जहां दीवारों पर वकीलों के नाम के बोर्ड समय की धूप में फीके हो चुके हैं। मैं उनके पास चुपचाप गया, बैठा और अपनी स्थिति बताई, बिना भावनाओं के, सिर्फ तथ्य। उन्होंने मेरी बातें सुनी, फिर कहा, आपके पास अभी भी सब कुछ आपके नाम है। अगर आप चाहें तो अपने तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी को बताए। उनकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वे समझ गए हों कि मैं कैसा आदमी हूं, जो चिल्लाकर लड़ाई नहीं करता, बल्कि इंतजार करता है और फिर सीधा निशाना साधता है। मैंने बस सिर हिलाया। अगले कुछ हफ्तों में मैंने अपने मंदिर जाने का समय थोड़ा बदल दिया। मैं अब दिन में भी बाहर जाता। लोगों को लगता मैं बस टहल रहा हूं, लेकिन उन घंटों में मैं संपत्ति विभाग, बैंक और एक दो पुराने परिचितों के पास जाता जिन पर भरोसा था। मैं धीरे धीरे हर दस्तावेज की 2 प्रमाणित प्रतियां बनवा रहा था और उन्हें अलग अलग जगह सुरक्षित रख रहा था। घर में किसी को पता नहीं था। वे सोचते मैं बस अपना समय काट रहा हूं, और मैं भी यही चाहता था। चुप्पी मेरे लिए अब ढाल भी थी और हथियार भी। फिर वह दिन आया जब मैंने पहली बार अपने बेटे के सामने एक छोटा इशारा किया, जिसका मतलब वह समझ नहीं पाया, पर जिसकी गूंज आगे चलकर उसे याद आएगी। शाम को बरामदे में बैठकर मैंने उससे कैजुअली कहा, बेटा, तुम्हारा बचपन याद आ रहा है, जब तुम आंगन में खेलते थे और मैं ऊपर से देखता था। वह बस हल्का सा मुस्कुराया और मोबाइल देखने लगा। लेकिन मेरे मन में यह वाक्य एक बीज था जो आगे जाकर एक पेड़ बनेगा। ऐसा पेड़ जिसकी छाया में वह खड़ा भी होगा और कांटे भी महसूस करेगा। मैं जानता था बदला तभी सार्थक होता है जब वह सामने वाले के लिए अप्रत्याशित हो, और इसके लिए मुझे अभी और चुप रहना था, जितना वह सोच सकता है उससे ज्यादा। उस रात मैंने संदूक की चाबी फिर हाथ में ली और महसूस किया, धातु की वह ठंडक अब मुझे डराती नहीं, बल्कि सुकून देती है। जैसे यह सिर्फ घर का ताला खोलने की नहीं, बल्कि पूरी कहानी का अंत तय करने की चाबी हो। मैंने तय कर लिया, जब सही समय आएगा मैं इस घर से सिर्फ निकलूंगा नहीं, बल्कि इसे अपने तरीके से खाली करूंगा। और तब
उन्हें समझ आएगा कि मेरी चुप्पी का असली मतलब क्या था। सर्दियों की हल्की ठंड आ चुकी थी। सुबह के कोहरे में मंदिर की घंटियों की आवाज और चाय मसाला की महक हवा में घुली रहती थी। बाहर की ठंड मेरे लिए आरामदेह थी, लेकिन घर के भीतर का माहौल अब और ठंडा और दूरी भरा हो गया था। मेहमान, जो अब मेहमान नहीं बल्कि मालिकाना हक के भाव से रह रहे थे, हर दिन थोड़े और हावी हो रहे थे। मेरा अपना बेटा, जो कभी मेरे साथ बैठकर पराठा खाता था, अब रसोई में अपनी सास के बनाए नाश्ते में व्यस्त रहता और मुझसे बस औपचारिक बातें करता। मेरी पत्नी चुपचाप यह सब देखती, लेकिन हम दोनों के बीच भी अब बातों से ज्यादा खामोशी थी। मैंने खुद को और भी अदृश्य कर लिया था। सुबह जल्दी मंदिर जाना, वहां घंटों बैठना, फिर बाजार की पुरानी गलियों में घूमना, चाय की दुकानों पर धीमे से बैठकर अखबार पढ़ना। लोग सोचते बुढ़ापे में आदमी बस समय काट रहा है, लेकिन मेरे हर दिन में अब एक उद्देश्य था, एक सटीक और योजनाबद्ध अंत की तैयारी। मिश्रा जी से मेरी मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थीं। हर मुलाकात में हम बस एक दो दस्तावेजों पर चर्चा करते, कुछ नए कागज बनवाते। वह जानते थे मैं जल्दी में नहीं हूं। उन्होंने एक बार धीमे से कहा, सब्र सबसे बड़ा हथियार है शर्मा जी। जब समय पर वार होता है तो आवाज कम लेकिन असर गहरा होता है। मैंने बस सिर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन मैंने बैंक से एक नया लॉकर लिया, किसी को नहीं बताया, न बेटे को न पत्नी को। वहां मैंने सिर्फ सोने चांदी के जेवर या नकद ही नहीं रखा, बल्कि वो कागज भी रख दिए जिनसे यह घर, जमीन और मेरी जमा पूंजी का मालिकाना हक बदल सकता था। उसी हफ्ते मैंने अपने पुराने दोस्त चौधरी साहब से मुलाकात की। वह रियल एस्टेट का काम करते हैं और हमारा 40 साल पुराना परिचय है। मैंने उन्हें साफ साफ बताया, मुझे यह घर बेचना है, लेकिन शोर मचाए बिना। खरीदार भरोसे का होना चाहिए, जो नकद और तुरंत पेमेंट कर सके। चौधरी साहब ने मेरी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। शर्मा जी, आपके लिए काम चुपचाप होगा। जिस दिन कहेंगे उस दिन सौदा पूरा। घर में माहौल तब और अजीब हुआ जब एक दिन मैंने जानबूझकर रसोई में रखी पुरानी पीतल की थाली उठाई, जिसे मेरी मां ने मुझे दी थी। बहू ने एक हल्की सी टिप्पणी कर दी, ये पुरानी चीजें संभाल कर रखने का क्या मतलब, जगह घेरती हैं। मैंने सिर्फ उसे देखा, बिना कुछ कहे, लेकिन अंदर एक और पत्थर मेरी दीवार में जुड़ गया। अब मैंने यह भी तय कर लिया था, मैं किसी को चेतावनी नहीं दूंगा, कोई झगड़ा नहीं करूंगा। सब कुछ उतनी ही शांति से होगा जितनी शांति से वे मुझे इस घर के कोनों में धकेलते रहे थे। एक शाम जब सर्द हवा में बरामदे से बाहर देख रहा था, मेरे बेटे और उसकी सास हंसते हुए आंगन में कुछ योजना बना रहे थे। शायद घर में कोई और बदलाव, शायद और कमरे उनके लिए। मैंने धीरे से अपनी जेब में रखी चाबी को दबाया। ठंडी धातु की वह अनुभूति मुझे यह याद दिला रही थी कि मैं सिर्फ दर्शक नहीं हूं, मैं कहानी का लेखक भी हूं, और जल्द ही मैं अंतिम अध्याय लिखने वाला हूं। उस रात सोने से पहले मैंने संदूक खोला, सभी कागज देखे और मन में तारीख तय कर ली। यह तारीख मैंने किसी को नहीं बताई, ना पत्नी को, ना किसी दोस्त को, बस अपने मन में रखा, जैसे कोई पंडित मुहूर्त देखकर बिना बताए पूजा की तैयारी करता है। मैं जानता था जब वह दिन आएगा, घर की यह दीवारें भी गवाह बनेंगी कि मौन में छिपी ताकत कैसी होती है, और तब उन्हें समझ आएगा कि मेरी चुप्पी दरअसल उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वह दिन ठंडी सुबह के साथ शुरू हुआ, जैसे किसी लंबे इंतजार का पहला पन्ना पलटा हो। कोहरे से ढकी गलियों में मंदिर की घंटियों की आवाज दूर तक गूंज रही थी, और मैं हमेशा की तरह चुपचाप अपनी ऊनी शॉल ओढ़कर निकला। पर इस बार मेरी जेब में सिर्फ माला और चंदन नहीं था, मेरे पास वे दस्तावेज भी थे जो कई महीनों से मेरी चुप्पी के भीतर पक रहे थे। मिश्रा जी का दफ्तर खुलते ही मैं वहां पहुंचा। लकड़ी की पुरानी मेज, पीली पड़ चुकी फाइलें और दीवार पर टेढ़ा टंगा कैलेंडर, सब कुछ वैसा ही था। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे समझ गए हों कि आज का दिन अलग है। मैंने फाइल उनके सामने रखी और धीमे से कहा, शुरू कर दीजिए। उन्होंने बिना एक शब्द बोले कागज उठाए और कलम चला दी। हर दस्तखत के साथ मुझे लगा जैसे मेरे भीतर से कोई पुराना बोझ उतर रहा हो। चौधरी साहब भी आए। वह मुस्कुराए, शर्मा जी, खरीदार तैयार है, पैसा भी तैयार है, बस आपकी हां का इंतजार था। मैंने बस सिर हिलाया। अंदर ही अंदर सोचा,
जिस दिन उन्होंने मुझे इस घर से अलग करना शुरू किया था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन मैं उन्हें इस घर से अलग कर दूंगा। हम तीनों ने सारी औपचारिकताएं पूरी की। कुछ ही घंटों में सौदा पक्का हो गया। नकद रकम मेरे नए लॉकर में सुरक्षित रखी जाएगी। कोई बैंक खाता नहीं, कोई निशान नहीं। सब कुछ उतना ही अदृश्य जितना मैं इन महीनों में खुद बना था। शाम को मैं घर लौटा। आंगन में हंसी मजाक चल रहा था। मेरे बेटे, बहू और उनके ससुराल वालों की बातें। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं वह अब उनकी नहीं रही। मैं बरामदे में बैठ गया, जैसे रोज की तरह अखबार पढ़ रहा हूं। पर अखबार के पीछे मैं अब एक मालिक नहीं, बल्कि एक मौन विजेता था। रात के खाने पर मैंने कोई बदलाव नहीं किया। वही चुप्पी, वही छोटे कौर, वही धीमी निगाहें। मेरी पत्नी ने शायद मेरी आंखों में कुछ नया देखा, पर उसने कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी मैं अगर बोलूंगा तो सिर्फ एक बार, और वह आखिरी बार होगा। अगले हफ्ते में मैंने घर के एक एक कोने को ऐसे देखा जैसे कोई यात्री अपनी आखिरी रात अपने सराय में बिताता है। दीवारों पर लगे पुराने फोटो, मेरी माँ की पीतल की थाली, बरामदे की टूटी कुर्सी, सबको मैंने आंखों में उतार लिया। मेरे लिए अब यह सिर्फ यादें थीं, लेकिन उनके लिए जल्द ही यह सब एक अजनबी की संपत्ति बन जाएगा। तारीख तय थी, बस कुछ दिन बाकी थे। खरीदार और चौधरी साहब तैयार थे। मिश्रा जी ने सभी दस्तावेज नए मालिक के नाम पर कर दिए थे, और मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वे सब अपनी चाय पी रहे होंगे और दरवाजे पर दस्तक होगी। नई ताले की चाबियां लेकर नया मालिक खड़ा होगा। मैं जानता था उस पल उनकी आंखों में जो सन्नाटा होगा वह किसी भी चिल्लाहट से बड़ा बदला होगा, और मैं बस एक पुराने बरगद की तरह दूर से खड़े होकर देखूंगा, चुपचाप, स्थिर और पूरी तरह विजयी। वह सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। आसमान में हल्की धुंध थी, पर भीतर एक अजीब सी साफगी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी नीली ऊनी शॉल कंधे पर डाली, चुपचाप चाय बनाई और बरामदे की टूटी कुर्सी पर बैठ गया। दूर से आती मंदिर की घंटियों में आज एक अलग धुन थी, जैसे वे किसी पुराने यज्ञ के पूर्णाहुति की घोषणा कर रही हों। अंदर रसोई में हलचल थी। मेरे बेटे की सास और उसकी पत्नी हंसते हुए नाश्ता बना रही थीं। मेरे बेटे की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन उसमें वह अपनापन नहीं था जो कभी था। मैंने बस अखबार खोला, पर निगाहें शब्दों पर नहीं थीं। मैं दरवाजे की ओर देख रहा था। मुझे पता था जो होना है वह अब कुछ ही पलों में होगा। लगभग 10 बजे दरवाजे पर एक गहरी, ठोस दस्तक हुई। मेरे बेटे ने दरवाजा खोला और सामने चौधरी साहब खड़े थे। उनके साथ एक मध्यम उम्र का सज्जन, नए मालिक। चौधरी साहब ने औपचारिक स्वर में कहा, नमस्ते। हम वो लोग हैं जिन्होंने यह मकान खरीदा है। आज से इसका कब्जा हमारे पास है। पहले तो घर में जैसे हवा जम गई। मेरे बेटे ने हंसने की कोशिश की। आप शायद गलत आ गए हैं। ये घर मेरे पिताजी का है। मैंने अखबार मोड़ा, उठकर दरवाजे तक गया और धीमे स्थिर स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह घर मेरा था, अब नहीं है। उसके चेहरे पर अविश्वास और गुस्से का मिला जुला रंग आ गया। उसकी पत्नी ने तेज आवाज में पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने बस इतना कहा, जब किसी को लगता है कि मालिकाना हक सिर्फ कागज पर होता है तो उसे याद दिलाना पड़ता है कि मालिक वो है जो सम्मान से बैठा हो, न कि जो दूसरों को धकेल कर जगह बनाए। चौधरी साहब ने सभी को घर खाली करने के लिए नोटिस थमाया। नए मालिक ने विनम्रता से कहा कि वे कुछ दिनों का समय देंगे, पर कब्जा आज से उनका है। घर के भीतर अफरा तफरी मच गई। मेरे बेटे और उसकी सास आपस में बात करने लगे। बहू रोने लगी और सामान इधर उधर खिसकाने की आवाज आने लगी। मैं अपने कमरे में गया, अपना छोटा सा संदूक उठाया जिसमें बस कुछ कपड़े, मेरी माँ की दी हुई पीतल की थाली और मंदिर की घंटी थी। बरामदे से बाहर निकलते वक्त मैंने आखिरी बार घर को देखा। दीवारें अब भी वैसी ही थीं, लेकिन अब वे मेरे नहीं थीं। गली में निकलते ही ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ से एक भारी बोझ उतार दिया हो। लोग मुझे देख रहे थे। कुछ ने नमस्ते किया, कुछ ने जिज्ञासु नजरों से पूछा, पर मैंने बस सिर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मंदिर की घंटियों की आवाज फिर आई और मैंने कदम उसी ओर बढ़ा दिए। अब मेरे पास न घर था न जमीन, लेकिन मेरे पास वो था जो उन्होंने मुझसे छीनने की कोशिश की थी, मेरा सम्मान, मेरी शांति और अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार।
मैंने मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठकर लंबी सांस ली। हवा में हल्का सा चंदन और धूप का सुगंध घुला था। लोग आते जाते अपने देवता के आगे सिर झुकाते और फिर अपनी अपनी चिंताओं में खो जाते। मैं भी वहां बैठा, पर मेरे भीतर अब कोई जल्दी नहीं थी। वहां बैठते बैठते मैंने अपने जीवन के सारे मौसम देख लिए। गांव के खेत, जवान दिनों की मेहनत, फैक्ट्री की मशीनों की आवाज, अपनी पत्नी के संग बिताए साल, और फिर बेटे की छोटी छोटी उंगलियों को पकड़कर उसे चलना सिखाना। कितनी बार मैंने खुद भूखा रहकर उसे खिलाया था। पर आज मैं जानता था, यादें और हक बराबर नहीं होते। बहुत से लोग सोचेंगे कि मैंने कठोर कदम उठाया, शायद सही भी हो, पर बूढ़े पेड़ को काटने से पहले लोग भूल जाते हैं कि उसकी छांव में उन्होंने सालों सुकून पाया था। मेरे बेटे और उसकी पत्नी ने घर को सिर्फ दीवारों और जमीन का टुकड़ा समझा। उन्हें यह नहीं दिखा कि वह मेरी उम्र भर की तपस्या थी। जब किसी का सम्मान छीना जाता है तो बदला लेने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैंने बस इतना किया, जैसे मॉनसून की पहली बारिश सूखी धरती को छूती है, वैसे ही मैंने अपने मौन को उनके जीवन की बुनियाद पर गिरा दिया। अब उन्हें हर ईंट याद दिलाएगी कि यह घर कभी उनका नहीं था, और न ही वह सम्मान जिसे उन्होंने ठुकराया। कुछ दिनों बाद मैंने पास के एक आश्रम में छोटा सा कमरा ले लिया। वहां सुबह की आरती, शाम की भजन और बीच में बच्चों की हंसी, यही मेरा नया घर बन गया। कभी कभी कोई गांव का पुराना परिचित मिलने आता और कहता, शर्मा जी, आप अकेले हैं? मैं बस मुस्कुरा देता। अकेला वो होता है जो अपने भीतर से खाली हो। मैं तो अब पूरा हूं। हर शाम जब सूरज गंगा के किनारे डूबता, मैं सीढ़ियों पर बैठकर पानी में उसका सुनहरा रास्ता देखता। वह रास्ता मुझे याद दिलाता कि जीवन भी यही है, कभी तेज, कभी शांत, और अंत में सब कुछ समंदर में विलीन हो जाता है। आज मैं किसी से न नाराज हूं, न दुखी। मैंने अपना बदला ले लिया, पर उस बदले में कोई जहर नहीं था। सिर्फ वह सीख थी जो उम्र के साथ आती है। सम्मान मांगकर नहीं मिलता, और जो उसे ठुकराता है वो एक दिन उसका भार समझकर पछताता है। मैंने अपनी माला हाथ में ली और मन ही मन कहा, अब मैं सच में आजाद हूं।